हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। इस पे वन शॉट लेक्चर बना रहा हूँ मैं, और ये लास्ट चैप्टर वन शॉट का था। पूरे आपके 16 चैप्टर के वन शॉट लेक्चर तैयार हो गए हैं। ओके, और अब आपका ये भी सीरीज स्टार्ट है आप लोगों को कौन से नेम रिएक्शंस की, तो वो 2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्म जो यूज करने वाले हैं वो देखते हैं इसके अंदर। तो टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स है। तो पहले लेते हैं यहाँ पे सिस्टम किसको बोलेंगे। सिस्टम सिस्टम किसको बोलना चाहिए। सिस्टम जैसे हमारी ये पेन है तो ये सिस्टम है। ओके, पेन को मैं क्या बोल रहा हूँ सिस्टम, क्योंकि ये अपने अंडर ऑब्जर्वेशन है। अब पेन के चारों तरफ जो एरिया है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ सराउंडिंग, और ये जो दिख रहा है ये सरफेस एरिया इसको बोलूँगा, इसको बाउंड्री बोले हम ये। तो इस सरफेस एरिया थ्रू क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी, या तो बाहर आएगी या तो अंदर आएगी। मान लीजिए टेस्ट ट्यूब मान लीजिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टेस्ट ट्यूब है। तो ये आपका सिस्टम, इसके आसपास के एरिया ये सराउंडिंग, मतलब कि यूनिवर्स रहता है। यूनिवर्स दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक तो सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। ये सराउंडिंग इसका आसपास का, जैसे मेरी बॉडी है तो ये सिस्टम, चारों तरफ जो एरिया है वो सराउंडिंग। तो यूनिवर्स दो पार्ट से मिलकर बना है। तो आप क्या बोलोगे, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। देख लीजिए डेफिनेशन, देख लीजिए यहाँ पर, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। अब देखिए सराउंडिंग में इसको ना, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब जैसे ये सिस्टम है, इसको छोड़ के क्या बचा आपके सराउंडिंग बचा कि नहीं, देखिए कैसा है। और बाउंड्री किसको बोल रहा हूं मैं, द रियल एंड इमेजिनरी सरफेस थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। आसान है, सिंपल टर्म है ना। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा सा देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये टर्म हमको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। टाइप्स ऑफ सिस्टम किसको बोलेंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेट सिस्टम, ऐसे 3 सिस्टम हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। ओपन सिस्टम देखो, अब यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया हुआ, देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, जिंक सल्फेट को रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है, और हीट भी देखो, हीट भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रही है। देखो हीट भी बाहर निकल रही है, ये देखो एरो बना रहा है हीट, मतलब ऐसा सिस्टम। देखो द सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। जैसे आप किसी भी कंट्री पानी गर्म करेंगे तो उसमें से क्या होता है कि इसकी वेपर्स बाहर निकलेंगे और हीट बाहर निकलेगी, ऐसे सिस्टम बोलेंगे ओपन सिस्टम। देखो एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन ओपन बीकर, दिख रहा है ओपन बीकर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है ना, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ये भी उसमें आ जाएगा। देखो अपनी बॉडी में लिविंग बॉडी भी इसमें आ जाएगी, क्योंकि पसीना बाहर निकलता है तो मैटर बाहर निकल रहा है, हीट बाहर निकल रही है, तो अपनी बॉडी और लिविंग थिंग्स कैसे हो जाएंगे आपके, और लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके ओपन सिस्टम आ जाएंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, CO2 बाहर निकलता है और हीट भी बाहर निकलती है, बराबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्लोज सिस्टम। अब कंटेनर को ढक के रख दो तो क्या होगा, हीट ही बाहर जाएगी, अब मैटर बाहर नहीं जाएगा। मीन्स द सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट विथ सराउंडिंग। ठीक है ना, देखो क्या हो रहा है, सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर विथ सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। जैसे हॉट वाटर इन सील्ड, देखो हॉट वेपर अंदर ही है, सिर्फ हीट बाहर निकल रही है, दिख रहा है आपको, हीट ही बाहर निकल रही है। बहुत सिंपल सिस्टम है। अब देखते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में कहते हैं डबल लेयर होगा, ऐसे थर्मोस प्लस देखा ना, तो थर्मोस प्लस का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज नाइदर मैटर नॉर एनर्जी विद सराउंडिंग, ना ही आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी ना ही मैटर एक्सचेंज होगा, ऐसे सिस्टम बोलते हैं आइसोलेट सिस्टम। जैसे हॉट वाटर इन थर्मोस फ्लास्क, हॉट टी इन थर्मोस फ्लास्क, ये इसके एग्जाम्पल है। देख लीजिए सबसे इजी एग्जांपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी पढ़ना है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। इसके एग्जांपल्स अच्छी तरह से याद कर लेना, आपको एग्जांपल्स आपके परफेक्ट चाहिए। एक्सटेंसिव लग रहा है कि इस पे डिपेंड है, एक्स एक्सटेंसिव ऐसा बोलना है, तो क्या बोलना है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या हो रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, उसको तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब इफ एन अमाउंट ऑफ सिस्टम इज चेंज, अमाउंट चेंज कर दिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ दीज प्रॉपर्टी आल्सो चेंज। इसकी जो एग्जांपल है ना मेन है, मतलब आप समझ आएंगे एक्सटेंसिव किसको बोल रहे हैं, तो प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट, मतलब कि ये आपका अमाउंट पे डिपेंड करती है।
ठीक है। मैटर मतलब अमाउंट, मैटर डिपेंडेंस बोलते हैं इसको, मैटर पे डिपेंड करती है, अमाउंट पर। क्लियर हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट उसके बोल रहा हूँ। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो इफ अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम चेंज तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। जैसे मास, मास जो 1 kg रख दिया, 2 kg रख दिया, 3 kg, तो चेंज होता है कि नहीं, जानते हैं। वॉल्यूम में भी होता है कम ज़्यादा, सरफेस एरिया, वर्क का सिस्टम थोड़ा अलग है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, ये एग्जांपल जितने में लिखे इतने याद होनी चाहिए, ये सारे एक्सटेंसिव के, मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वर्क, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, किसके एग्जांपल हो गए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गए सारे, ठीक है ना, ये याद कर लीजिए पूरे। इंटेंसिव में उल्टा कर दो तो द प्रॉपर्टी विच डजंट डिपेंड अपॉन द मैटर ऑफ द, इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर रहता है, ठीक है, प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटेंसिव। लेकिन डेफिनेशन ऐसे लिखनी है, अच्छी डेफिनेशन बनानी है आपको। देखो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, डिपेंड करता है। इसके एग्जाम्पल वो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मोलर हीट कैपेसिटी, उधर हीट कैपेसिटी इधर, ये कंफ्यूज करता है, जो यूनिट लग जाता है तो इंटेंसिव, मोलर हीट कैपेसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारे इंटेंसिव याद हो जाएंगे। The property which does not depend upon the amount of matter present in the system is called intensive property, ठीक है ना। इसके एग्जांपल याद हो, डेफिनेशन याद करिए, एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मोलर हीट कैपेसिटी, सरफेस टेंशन, सब बहुत सारे इतने एग्जांपल याद हो गया, आपका काम हो गया, आपका सीटी का भी अच्छा काम हो जाएगा। और आपके जो महाराष्ट्र बोर्ड में जो देंगे आप एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए एमसीक्यू से काम हो गया। और अगर ये लिख नहीं आ सकता डिफाइन इंटेंसिव प्रॉपर्टी विद एग्जांपल, तो भी कर सकता, 2 1 मार्क 1 मार्क कैसे आ सकता है। अब देखते हैं स्टेट फंक्शन क्या होता है। अपने ये बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टर्म है सर, स्टेट फंक्शन। देखो मतलब ये जो ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम बट नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक फंक्शन बोल सकते हैं या फिर स्टेट बोल सकते हैं। थर्मोडायनेमिक फंक्शन या फिर स्टेट फंक्शन, दो वर्ड यूज करते हैं। मतलब जैसे अभी देखो आप घर से कॉलेज गए तो घर हो गया इनिशियल, कॉलेज हो गया फाइनल, फिर कॉलेज से घर आए, अब वो किससे गए, आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर, मतलब पाथ से इंडिपेंडेंट है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। मतलब ध्यान रहेगा आपको, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम बट नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक फंक्शन और स्टेट फंक्शन बोलने वाले इसको। अब देखो इसको जो एग्जांपल है वो है प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये एग्जांपल याद कर लेना, ये सारे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, प्रेशर स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी है, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब देखो इफ वन और मोर स्टेट वेरिएबल, ये दिख रहा है ना, टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब क्या होते हैं, ये स्टेट वेरिएबल है। इसमें चेंज करेंगे तो स्टेट ऑफ सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। देखो इफ वन और मोर स्टेट वेरिएबल्स आर चेंज देन द स्टेट ऑफ सिस्टम आल्सो चेंज। जैसे अभी टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, प्रेशर P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स V1 से V2 हो गए, सारे किसमें आ जाएंगे आपके, किसमें क्या है, ये स्टेट वेरिएबल्स है ये सारे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। तो अगर इसका इनिशियल से फाइनल चलेगा तो स्टेट चेंज हो गया, आसान है। अब देखते हैं प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स। प्रोसेस देखते हैं यहाँ पर, प्रोसेस देखो पहला देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। मतलब क्या होता है, अगर पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल। पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। देखो इन दिस प्रोसेस, देखो इन दिस प्रोसेस सिस्टम कैन एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग। लेकिन हीट एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग, जैसे हमने वाटर को बॉईल किया तो हीट एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का, 100। यहाँ देखा लिखा है बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये आइसोथर्मल का। फ्यूजन ऑफ आइस, आइस मेल्ट होता है तो वो 0 डिग्री से होता है, ज़्यादा पे होता है 0 पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी यहाँ पे 0 होगा। अब ये टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी ये दोनों कैसे होंगे, सेम चलता है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी डेल्टा यू इक्वल्स टू 0, ये याद रखना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, बार मतलब होता है प्रेशर, सेम प्रेशर होगा, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होगा, प्रेशर सेम होना चाहिए। देखो अ प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब डेल्टा पी 0।
अब आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसो मतलब सेम, कोर का मतलब होता है वॉल्यूम, मतलब अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, डेल्टा V इक्वल्स टू 0। फिर एडियाबेटिक प्रोसेस, मतलब इसमें क्या होता है कि हीट एक्सचेंज नहीं होती, ना बाहर जाती है ना अंदर आती है। देखो, अ सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एडियाबेटिक। सिस्टम से सराउंडिंग सिस्टम हीट आती नहीं जाती नहीं है, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। जैसे एक्सपांशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, इसका एग्जांपल है रिएक्शन कैरिड आउट इन थर्मल फ्लास्क, रेफ्रिजरेटर जो भी है, इसके एग्जांपल है कुछ। थोड़ा मैंने कहीं कहीं में थोड़ा मैं ज़्यादा लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो मैंने इस बार कोशिश की है कि कुछ उतना ज़्यादा ना लिखूँ, ठीक है ना। आप इसकी कैरेक्टर्स ले लीजिए, इसमें डेल्टा T इज नॉट इक्वल 0, मतलब कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डजंट रिमेन कांस्टेंट, तो ये भी ऐसे रहेगा सेम, द एंटर एनर्जी ऑफ द सिस्टम डजंट रिमेन कांस्टेंट, मतलब डेल्टा U इक्वल्स टू नॉट 0, और नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, मतलब Q यहाँ भी यहाँ 0 होगा। डेल्टा T इज नॉट इक्वल 0, डेल्टा U इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब फॉरवर्ड जाके बैकवर्ड आना उसको बोलते हैं। देखो, अ प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनिटेसिमली, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, ग्रेटर देन द ऑपोजिंग फोर्स, एंड बाय इंक्रीजिंग ऑपोजिंग फोर्स द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस कैन बी रिवर्स, इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब आपका जो एक होता है ऑपोजिंग फोर्स, एक ड्राइविंग फोर्स, दो इसको ड्राइव करेगा, एक ऑपोज करेगा, दो फोर्स, तो यहाँ पे क्या होता है प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो फिर ये आपका रिएक्शन रिवर्स, ये पीछे ये ज़्यादा लग जाएगा ऐसा। देन ऑपोजिंग फोर्स द इंक्रीजिंग द, ठीक है ना, ऑपोजिंग फोर्स द डायरेक्शन कैन बी चेंज, मतलब ये ज़्यादा, ये थोड़ा है तो ये आ जाएगा, तो फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड ऐसा हो जाएगा। अब इसको देखो, मतलब इट प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, मीनिंग लिख के रखा है, ये एब्सोल्यूट डेफिनेशन लिखना एग्जाम में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, इट इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होता है, जो रिवर्स होता है स्लो रहता है, एंड इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं होगा ये, एंड इट इन्वॉल्व्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, ये बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स रहेगा, मतलब जैसे अभी ये पहला स्टेप हो गया ऐसा, ये रिवर्सिबल रहेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड छोटे छोटे स्टेप्स में जाएगा, और हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम सेटअप करता है। देखो थर्मोडायनेमिक, ये वाला पॉइंट याद रखिए, फोर्थ देखो, a system is in thermodynamic equilibrium with surrounding at every stage, हर स्टेज पे thermodynamic equilibrium रहेगा, and it can produce maximum work under isothermal। अगर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है और आइसोथर्मल है तो मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस करता है, और इट इज नॉट रियल, या रियल प्रोसेस नहीं, मतलब नेचुरल प्रोसेस नहीं है। ओके, अब देखते हैं नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। अब नेचर ऑफ वर्क देखते हैं पहले हम लोग इसके अंदर। तो आप जानते हैं एनर्जी बाय विच बॉडी इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब क्या करते हैं, किसी को फोर्स लगाते तो वो क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, तो उसको बोलते हैं वर्क। देखो वर्क मतलब होता है W इक्वल्स टू F इंटू D, ये सभी लोग जानते हैं, तो बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो F क्या होगा, फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन इन विच द बॉडी मूव्स थ्रू द डिस्टेंस D। तो पूरा क्लियर कट लिखा है। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क आपको ध्यान देना, प्रेशर वॉल्यूम देखो, द वर्क डन ड्यू टू वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन ऑफ द गैस अगेंस्ट एक्सटर्नल ऑपोजिंग प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये सब डेफिनेशन याद करना है। इसमें क्या होता है, देखो फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं, डिराइव करना है आपको, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, ये है आपका फॉर्मूला डिराइव करना है। अभी आपको पूछा कि व्हाट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो लिख सकते हैं द वर्क डन ड्यू टू वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग एक्सपांशन और देखो अब ये कोई सिलेंडर है तो उसमें पिस्टन है, तो पिस्टन नीचे जाएगा ऊपर आएगा, या तो कॉम्प्रेशन होगा या तो एक्सपांशन होगा, ठीक है ना, ऑपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट, उसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है ना। आसान है, अभी इसको डिराइव करेंगे। अभी पहले देखते हैं अभी नेचर ऑफ हीट, क्यों इसको बोलेंगे। देखो लाइक हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच बाय विच द सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विथ इट सराउंडिंग। आपको मालूम है कि जैसे अब हीट जो होता है, हीट क्या एनर्जी का फॉर्म है, वो क्या करता है सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज कर सकता है। वैसे ही व्हेन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग आर इन डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब एक कोल्ड है एक हॉट है, हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा, कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए, तो व्हेन द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, हीट आइदर फ्लोज इन और लेट आउट द सिस्टम, कहते हैं सिस्टम अंदर जाएगी तो बाहर आएगी, है ना। तो अब ये जो साइन कन्वेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये साइन कन्वेक्शन में स्टार डाला, देखो साइन कन्वेक्शन, ये आपको याद कर लेना है। देखो प्लस क्यू कब होगा, हीट इज एब्जॉर्ब है, कोई सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो प्लस होगा, इवॉल्व करेगा तो माइनस होगा। वर्क कब होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग तो प्लस होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम तो उसको बोलेंगे सराउंडिंग। और ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि W एंड Q आर पाथ फंक्शन, मतलब पाथ पे डिपेंड करते हैं, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन। जो पाथ पे डिपेंड करते हैं उसको पाथ फंक्शन, जो
स्टेट फंक्शन मतलब जो इनिशियल और फाइनल स्टेट डिपेंड करते हैं उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। देखो अब यहाँ पे समझाया, देखो डायग्राम के थ्रू। देखो हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है, देखो तो डेल्टा यहाँ पे होगा प्लस क्यू होगा। हीट एब्जॉर्ब होगा तो सिस्टम है, देखो ये बना है, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्यू प्लस, और इवॉल्व हो रहा है तो क्यू माइनस, ये देख लीजिए। और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो डब्ल्यू माइनस, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो डब्ल्यू प्लस। ये समझ लीजिए डायग्राम, इससे आपका क्लियर। ये साइन कन्वेंशन अच्छा होना चाहिए, तभी आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्ड लाइन के न्यूमेरिकल बनेंगे। और एमसीक्यू में भी आते हैं वो, बोर्ड या फिर सीईटी जो भी बोलो। क्लियर है अब ये? अब देखिए यहाँ पर, अब एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम मतलब पीवी टाइप का, इस पे हमको क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है हमको, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हम क्या करें, कंसीडर क्या क्या हमने यहाँ पर देखो, एक किया हमने, एक सिलेंडर लिया, उसमें पिस्टन लगा। पिस्टन कैसा होता है, वेटलेस, फ्रिक्शनलेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और पिस्टन का एरिया कितना लिया, ए ले लिया है पिस्टन का एरिया। अब इसमें जो एक्सपांशन हो रहा है, इरिवर्सिबल हो रहा है, V1 से V2, देखो V1 से V2 दिख रहा है आपको, ये V1 से V2 देखो ये चेंज, तो इसको डी डिस्प्लेसमेंट होगा, ये चेंज हो रहा है V1 से V2, दिख रहा है आपको, ये मैंने बनाया देखो। तो कंसीडर एन आइडियल गैस इज प्लेस्ड इन सिलेंडर, हमने आइडियल गैस भर दिया एक सिलेंडर में, जिसको किससे फिट किया, विच इज फिटेड विद वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ आए, एक सिलेंडर लिया हमने, उसके अंदर हमने आइडियल गैस भर दिया, जिसमें हमने एक पिस्टन लगा दिया जो वेटलेस और फ्रिक्शनलेस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब उस फ्रिक्शन में देखो, तो ये जो दिख रहा है एरिया, इसको एरिया ले लिया, ए ले लिया, एरिया ऑफ पिस्टन ले लिया ए को। और उसमें जो गैस जो है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज होगा उसके अंदर, एक्सपांड होगा, इरिवर्सिबल तो ऊपर जा रहा है, तो V1 से V2 एक्सपांड हो गया, तो इसको डिस्टेंस बोल रहे हैं, ये लिखा है यहाँ पे डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस है, और ये डेल्टा V चेंज जो वो वॉल्यूम ये होगा, ठीक है ना। क्लियर, आपने डेरिवेशन, ये डेरिवेशन करके जाना है, ये आपका वर्क डन का करना है, मैक्सिमम, ये दो डेरिवेशन करने हैं और इनके न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। बाकी डेरिवेशन, ये दो ही डेरिवेशन है इसके। अब देखिए, ड्यूरिंग दिस एक्सपांशन पिस्टन मूव इन अपवर्ड, पिस्टन ऊपर जा रहा है, बाय डिस्टेंस कितना डी ले रहा है, तो वर्क डन क्या जाएगा, माइनस फोर्स इंटू डिस्टेंस। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क माइनस मतलब डिक्रीज हो रहा है एनर्जी, ये बता रहा है, तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी। अब ये जो ब्रैकेट जो लिखा है, देखो मैं एरो ये बना ब्रैकेट बना हुआ, ये समझने के लिए, क्यों माइनस है, क्यों, देखो अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम डिक्रीज द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, हेंस वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द एक्सपांशन इज रिगार्डेड एज नेगेटिव लिया हमने इसके लिए, ये समझने के लिए, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सीधा फोर्थ पॉइंट के फिफ्थ पॉइंट पे जाना है आपको, सीधा फोर्थ या फिफ्थ। देखो फोर्स ऑपोजिंग द एक्सपांशन इज कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड, क्योंकि जो फोर्स रहेगा तो वो पूरे इस पे अप्लाई करेगा पूरा फोर्स, तो उसको क्या करेंगे, फोर्स इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू एरिया। तो अभी देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों इक्वेशन लिए, तो अभी क्या होगा, देखो ये F की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, आपका भी फॉर्मूला आ गया, माइनस P एक्सटर्नल इंटू A इंटू डी। अब जरा देखिए, जो A इंटू डी है, तो ये चेंज इन वॉल्यूम, मतलब इसको डेल्टा V लिखूंगा, तो डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1, तो डब्ल्यू स्कूल क्या हो जाएगा, P माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, मतलब ये आपका मेन फॉर्मूला हो जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, ठीक है ना, V2 माइनस V1। तो अब यहाँ पे ये वाले साइन कन्वेंशन यहाँ पे ध्यान से देना है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस, मतलब V2 ग्रेटर देन V1, तो डेल्टा V पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर W नेगेटिव, क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग है। और ड्यूरिंग एक आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में क्या होता है, V1 ग्रेटर देन V2, मतलब डेल्टा V हो जाएगा नेगेटिव और W पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। देखो हर चीज क्लियर कर रखा है, कंटेंट मैंने बहुत अच्छा दे रखा है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए लेता हूँ क्योंकि कम टाइम में ये कवर है, क्योंकि उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इतना बढ़िया नोट्स बनाए हैं। अभी कई लोगों को लगता है कि सर थोड़ा सा स्पीड से लेना जरूरी, क्योंकि वन शॉट का मतलब होता है कि बच्चों ने पहले से पढ़कर एक ही घंटे में या सवा घंटे में पूरा लेक्चर उनका रिविजन हो, उसके लिए लेना पड़ता है, ठीक है। न्यूमेरिकल एक एक दो करके समझने के लिए, मतलब टर्म समझ रहे हैं, बाद में उसको याद करते रिविजन करते रहिए। इसको 2 बार अगर आपने वन शॉट देख लिया, आपने नोट्स पढ़ लिया, आपका काम हो गया, मालूम है क्या। चलिए आप देखते हैं फ्री एक्सपांशन क्या होता है, मतलब कि फ्री एक्सपांशन मतलब कि वैक्यूम की बात कर रहे हैं। वैक्यूम में अगर हम लोग क्या करें, एक्सपांशन करेंगे, एक्सपांड होगी गैस, तो उसमें जो ऑपोजिंग फोर्स होता है ना, वो जीरो होता है, तो मतलब वर्क आपका जीरो हो जाता है। देखो यहाँ पे ये टर्म आपको समझना है। देखो अभी इन फ्री एक्सपांशन द गैस एक्सपांड्स इन वैक्यूम वेयर इट डज नॉट एक्सपीरियंस ऑपोजिंग फोर्स, मतलब पी यहाँ पे जीरो होता है, सिंस एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो, तो नो वर्क इज ऑब्टेन्ड। देखो अभी हमने यहाँ पे पी जीरो लिया, पी जीरो लिया होता है, यहाँ जीरो रख दिया, जीरो क्या होता है, क्या इससे मल्टीप्लाई पूरा टर्म जीरो हो जाएगा।
तो वर्क डन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सिंस ड्यूरिंग एक्सपांशन इन वैक्यूम नो एनर्जी इज एक्सपांडेड एंड इट इज कॉल्ड फ्री एक्सपांशन। ये ऐसा आएगा कि एक्सप्लेन द फ्री एक्सपांशन, वर्क इन फ्री एक्सपांशन, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, इतना लिख देना, हो गया। अब यूनिट्स आपको ये सारे याद क्योंकि अभी इस पे न्यूमेरिकल है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क, तो ये याद कर लेना। जैसे आप देखो यहाँ पर 1 जूल इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, इक्वल्स टू क्या होता है 1 पास्कल मीटर क्यूब, और 1 पास्कल इक्वल्स टू होता है 1 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ये हो गया आपका प्रेशर क्या। अभी देखो नेक्स्ट है 1 बार इक्वल्स टू, देखो एनर्जी वर्क है ना, तो 10⁵ पास्कल याद तो करना पड़ेगा, या फिर इक्वल्स होता है 10⁵ kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर होता है 1 dm³ बार इक्वल्स होता है dm³ इंटू 10⁵ kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर होता है 1 dm³ बार इक्वल्स होता है मीटर क्यूब इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ kg पर मीटर स्क्वायर, या फिर होगा 100 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 100 जूल। ये अभी तो ये सारे कन्वर्जन आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये याद कर लेना है, न्यूमेरिकल काम आते हैं, ठीक है ना। हो गया। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका बेस्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अभी एक ध्यान से देखिए जरा क्या बोल रहा है अभी जरा। 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, कितना लिया मोल, यहाँ पे 3 आ गया, n इक्वल्स टू 3 दिया हुआ, 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली, कितना दिया है 15 dm, जो पहला वॉल्यूम दिएगा वो V1, तो V1 यहाँ पे दे दिया है, कितना दे दिया है 15 dm³, देखो ऐसा। फिर V2 20 dm³, ये V2 हो जाएगा 20 dm³, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो यहाँ सेम है dm²। फिर अगर एट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब P एक्सटर्नल दे रखा है, यहाँ पे P एक्सटर्नल दे रखा है, कितना दे रखा है 1.2 बार, ये आ गया आपका प्रेशर। तो आपको क्या करना है अमाउंट एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन जूल, तो बार एंड जूल दोनों में, तो वर्क निकालना W आपको कैलकुलेट करने का है, यहाँ पे सीधा है। तो फॉर्मूला आपका हमारा W माइनस P एक्सटर्नल, तो एग्जाम में पहले गिवन, जैसे मैंने कैसे लिखा, जैसे गिवन लिख देना है पहले, कभी भी गिवन लिख दिया, सारा लिख दिया वैल्यू, फिर आपको फाइंड आउट क्या करना है वो लिख दिया, फिर हमने फॉर्मूला लिख दिया W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू यहाँ ये लिख दीजिए V2 माइनस V1, ये मेन रहता है, ऐसा लिख दिया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट तो कितना है, तो 1.2 इंटू V2 कितना है 20 dm³ माइनस 15 dm³, जो भी होगा लिख लेना दे, ठीक है ना। तो माइनस करके यहाँ पे कितना है माइनस 1.2, कितना है बार है ना, ये बार लिखो, यूनिट पूरा लिखना चाहिए, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 dm³ आ गया, माइनस करके उसको सो मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 to the 10, 5 1 जो 5 और 6 आ जाएगा, 6 माइनस 6, ठीक है ना, dm³ बार, ये आ गया आंसर आपका, ये तो ये आ गया आपका वर्क। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्क आपको बार और जूल में, तो ये बार में आ गया वर्क आपका, है ना। तो 1 dm³ इक्वल टू 1 dm 100 होता है, तो यहाँ लिखा है देखो 1 dm, ये यूनिट कन्वर्जन लिखा है ना वहाँ से, तो उससे आपका ये आ गया देखो 100 जूल, मतलब W माइनस 6 100 कर दो तो 600, देखो ये ऊपर करता हूँ, देखो 600 जूल, ये बार में आ गया, जूल और बार में 2 में निकाला हो गया, बराबर है। इस टाइप से करना है, देखो कितना इजी है। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ कितना दिया 25 dm³ टू 13 dm³ व्हेन द वर्क इज ऑब्टेन, वर्क भी दे रखा है, जूल में दे रखा है वर्क, किलो जूल में तो जूल में करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये फॉर्मूला वाले में V1 जो पहला जो रखा है ना वो V1, दूसरा V2 रहेगा, तो हमको समझ में आ गया, ये लिख दिया सारा V2 W जूल में लिख दिया, W इक्वल टू ये देखो इतनी वैल्यू, इसको जूल में तो किसमें करना है dm³ बार में करना पड़ेगा, तो इसको 100 जूल से डिवाइड कर देना, तो आगे आपको तो ये ठीक है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इससे माइनस करके कितना आएगा 12 dm³ आ गया 13, तो ठीक है ना, ये माइनस है और ये प्लस, आपका आ गया 12 dm³। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा P इक्वल टू, देखो ये नीचे होगा, डिवाइड करके इसका आंसर आ गया, डिवाइड ही करना है, कर सकते हैं इतना आराम से, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, हो गया, आ जाएगा कि नहीं, इस टाइप से अगर थोड़ा, तो वो जो कन्वर्जन का जो बताया ना वो आपको याद होनी चाहिए, तो उसमें देखो वो जो लिखा है यूनिट्स एनर्जी वर्क का, वो अच्छी तरह से कन्वर्ट कर सीख लो, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क डन, फिर मैक्सिमम वर्क डन का डेरिवेशन करेंगे, एक्सप्रेशन वो याद करना है, फिर उसमें बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है।
चलो, तो कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क, आप देखो अभी बताया था आपको, मैंने पढ़ा था रिवर्सिबल प्रोसेस में, याद है ना, रिवर्सिबल। तो आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तभी मैक्सिमम वर्क मिलेगा। तो वहाँ लिख के रखा है मैंने, देखो द वर्क ऑब्टेन्ड इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस कॉल्ड मैक्सिमम वर्क। ध्यान रखना है, वर्क ऑब्टेन्ड इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस को बोलेंगे मैक्सिमम वर्क। तो आप देखो इसका रीजन क्या दिख रही है, पहले मैं लेता हूँ, इन आइसोथर्मल प्रोसेस heat is absorbed is completely converted into work, thus according to first law of thermodynamics। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर Q को क्या करो, यहाँ पर कैपिटल लो, यहाँ पे आजकल वो पुराना टर्म Q है, ये इस कैपिटल लेना है यहाँ पे Q। तो Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल्स टू जीरो होता है, क्योंकि आइसोथर्मल जीरो हमने अभी पढ़ा था, आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा U जीरो, डेल्टा T जीरो। तो डेल्टा U जीरो, तो क्या हो जाएगा, तो Q इक्वल्स टू W, मतलब जितना हीट आप सप्लाई करेंगे उतनी हीट यहाँ पे उतना वर्क जनरेट होगा। मतलब इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट एब्सॉर्ब इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क। ये हो गया पहला। दूसरा, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, अभी देखो जरा, इन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनेटेमली ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स, या क्योंकि टर्म एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। अगर आपने वहां पे रिवर्सिबल प्रोसेस पूरा पढ़ लिया तो यहाँ समझ आएगा। तो इन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो रहा है, जो ड्राइविंग फोर्स ऐसा होता है इनफाइनेटेमली, थोड़ा सा, ये ड्राइविंग है ऑपोजिंग है, ऑपोज कर ऐसा रहेगा ना दूसरे। तो ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइट ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स, थोड़ा। तो फिर क्या होता है, ऑल हेंस देखो, हेंस ऑल द एनर्जी ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज यूज्ड अप अगेंस्ट बैलेंसिंग ऑपोजिंग फोर्स। जो एनर्जी होती है ड्राइविंग फोर्स की, वो किस लिए यूज होती है, ऑपोजिंग फोर्स को बैलेंस करने में यूज होती है। मतलब नो एनर्जी ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज वेस्टेड एंड हेंस मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड। ये कंसेप्ट को लेने क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसको ऐसा, ये ऐसे लिखना है, बहुत अच्छी तरह से लिखा है। सिर्फ क्यू को कैपिटल, मैंने स्मॉल आ गया यहाँ पे, कैपिटल करना है क्यू को, बस। कोई प्रॉब्लम, इजी। चलो अब देखते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। अब ये एक्सप्रेशन हम जरा देख लेते हैं, इसके एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। तो अभी देखो वैसे ही लेना है, एक सिलेंडर लेना है, उसके अंदर वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन जो गैस लेंगे आइडियल गैस, उसके अंदर सिलेंडर में वो n मोल लेना है, यहाँ पर n मोल लेना है। देखो, कंसीडर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस प्लेस्ड इन सिलेंडर फिटेड विथ, वैसे ये पहले सिर्फ n मोल लगा है, और यहाँ n मोल नहीं था, वहाँ पे सिर्फ लिखा है कि कंसीडर एन आइडियल गैस, तो यहाँ पे n मोल लेना है बस। वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन एट कांस्टेंट, ये लाइन सेम है। फिर लेट द गैस, देखो लेट द प्रेशर ऑफ द गैस क्या लिया, P ले लिया, जो गैस लिया आइडियल गैस, उसका प्रेशर कितना लिया, P ले लिया। एंड एक्सटर्नल प्रेशर को क्या लिया, P माइनस DP लिया है। D मतलब स्मॉल चेंज होता है, वेयर DP इज अ वेरी स्मॉल, लिख के रखा हुआ है, वेयर DP इज अ वेरी स्मॉल। समय हर चीज लिख के रखी है मैंने, कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो, सिंस प्रेशर ऑफ द गैस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है ना, मतलब जो प्रेशर है जो गैस का, वो क्या होता है, ग्रेटर देन एक्सटर्नल होता है जो ऊपर से लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गैस का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है बोल रहा है, ठीक है। तो गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्स फ्रॉम V1 से V2। अब गैस एक्सपांड हो, तो अभी क्या हो रहा है कि जो गैस का जो प्रेशर वो ज्यादा है, ये पिस्टन आपका, तो गैस का प्रेशर ज्यादा, तो क्या ये पिस्टन ऊपर जाएगा, तो V1 से V2 आपका क्या जाएगा, वॉल्यूम ये होगा, एक्सपांड होगा। द एक्सपांशन टेक्स प्लेस अ नंबर ऑफ इनफाइनेटेबल स्मॉल स्टेप। जो एक्सपांशन होगा वो छोटे छोटे स्टेप्स में होगा। बता दो, अभी इस डायग्राम से हम क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पे वेट रखा है, ये क्या रखा हम लोगों ने, यहाँ पे वेट्स रखे हैं, ये वजन है, ये वेट्स है, ठीक है ना, ये वेट रखा हुआ है, ठीक है, ये वेट्स रखे हैं। तो इसका एक वेट कम किया, दिख रहा है यहाँ पे, एक वेट कम कर दिया तो आपका पिस्टन ऊपर जाएगा। देखो, तो डेल V, थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए, फिर यहाँ का और वेट कम कर दिया मैंने, तो थोड़ा और पिस्टन ऊपर चला गया, एक और वेट कम कर दिया और चला गया, यहाँ का कम कर दिया, ऐसे कंटिन्यू करो, ऐसे करते छोटे 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 स्टेप्स में क्या होगा, आपका वेट कम होगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ते, वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, स्लो स्लो होकर इंक्रीज होगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब देखो, व्हेन द स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम को हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, इधर बोल दिया हमने DV बोला, देखो स्मॉल इसको, एंड वर्क डन को भी क्या लिया, DW लिया, स्मॉल वर्क लिया, तो वर्क डन इक्वल्स हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो देखो वर्क को DW, ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर को लिखा है P माइनस DP इंटू DV, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम स्मॉल है ना, वॉल्यूम क्या स्मॉल है, ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर। अब इस DV को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा माइनस DP DV प्लस, ठीक है ना, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो DP माइनस DP इंटू DV, ये आ गया। अभी देखो यहाँ पे 2 बार D है, ये बहुत ही स्मॉल है, देखो ये लिखा है, देखो एज DP इंटू DV इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज नेग्लेक्ट कर दो उसको, मतलब इसको मैंने छोड़ दिया। अभी तो क्या बचा, अभी इतना ही बचा, मतलब
डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी इंटू डी वी बचा बस। अब क्या करेंगे, अब हमको याद होना चाहिए जनरल गैस इक्वेशन, तो हमारा याद होगा पी वी इक्वल एनआरटी, पी इक्वल्स टू प्लस एनआरटी अपन वी। तो अब इस पी के वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इधर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखो तो आपका आ गया, ये इक्वेशन आ गया, देखो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने का है, देखो तो मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन बिटवीन लिमिट्स v1 v2, लिमिट्स देखो v1 v2 लिया है, लिमिट्स इसका 1 और 2 लिया, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 इसका लिया है, लोअर लिमिट v1 इसका अपर लिमिट v2। तो अभी ये जो ये मैक्स, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, मैक्सिमम मैक्स लिख दिया, मैक्सिमम। अब देखो यहाँ पर क्या कहेंगे, v2 ये v1 स्मॉल मतलब लोअर लिमिट है, v2 हाई लिमिट है, तो यहाँ पे जो nRT जो है ये कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लिया मैंने। अब इसका मैंने इंटीग्रेशन कर, देखो in लिख दिया, v2 माइनस v2 अब नीचे लिखा v1, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन dv अपॉन v इक्वल्स टू होता है i n v होता है, तो वो यहाँ पे इसके लिखा है। देखो अब क्या करेंगे, अभी हाँ थोड़ा जिनका मैथ्स नहीं उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, तो अब इसको हम एक्सपांड करेंगे, तो आई एन वी टू माइनस वी वन, बाकी कुछ नहीं किया मैंने, इसको एक्सपांड कर लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या आई एन को कॉमन ले लिया, तो वी टू अपॉन वी वन कर दिया। अब क्या करूँगा यहाँ पर वी टू अपॉन वी वन इक्वल्स टू, तो अब ये आई एन को मुझे लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 से, देखो ये लिख दिया 2 माइनस 2.303 एन आर टी लॉग टू द बेस 10 लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा तो कुछ नहीं, वी टू अपॉन वी वन हो गया। ये जो एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन by n moles of ideal gas when expanded from volume V1 to V2 under isothermal and reversible process। अब यहाँ पे क्या करते हैं, according to Boyle's law P1 into V1 equals to P2 into V2 at constant temperature। तो देखो P1 upon P2 equals to V2 upon V1, तो अभी हम क्या करेंगे V2 upon V1 जब लिख दूंगा P1 upon P1, देखो ये प्रेशर के लिए हो जाएगा। तो मतलब अब सबके मीनिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर दो फॉर्मूले आपके पास आ गए आपके पास, एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और ये दो, ये वॉल्यूम के केस में और ये प्रेशर के केस में, ठीक है ना। अब देखो डब्ल्यू मैक्स मतलब वर्क, मैक्सिमम वर्क इन जूल, ओके। फिर देखो नंबर एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो भी होगा, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकाल के आता होगा आपको, डब्ल्यू है ना, वेट अपॉन मोलर मास ऐसे निकालते हैं, नहीं दिया तो इससे निकाल लेना। फिर आर है मोलर गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये याद रखना है। अच्छा T मतलब टेम्परेचर इन केल्विन होगा, V1 होगा इनिशियल वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, V2 होगा फाइनल वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, P1 होगा इनिशियल प्रेशर इन पास्कल, P2 होगा फाइनल प्रेशर इन पास्कल, ठीक है ना। एंड ये जो रहेगा, ठीक है, तो ये P1 ये आपका है ना, ये भी ये दिस इज द मैक्सिमम वर्क डन व्हेन गैस इज एक्सपांडेड फ्रॉम P1 टू P2 अंडर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ये प्रेशर के लिए। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब न्यूमेरिकल देखते हैं उस पर। अब यहाँ लॉग टेबल का यूज होगा, लॉग टेबल आपको आना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखिए। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब यहाँ एन दे रखा, गिवन आप पूरा लिखते जाइए, लिखा है ऐसा यहाँ पर, लेकिन मैं बता रहा आपको लिखना है एग्जाम ऐसे गिवन, तो फॉर्मूला लिखना पहले, यहाँ तो लिखा है ऐसा, आप एग्जाम में कैसे गिवन पे लिखना है। N2 दे रखा, नंबर ऑफ मोल्स 2 लिख दिया, ठीक है ना। तो देखो 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम, देखो वॉल्यूम कितना है 20 लीटर, तो ये हो गया V1 20, फिर 30 लीटर, ये हो गया V2, पहला जो है V1, दूसरा V2 रहेगा एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वर्क डन निकालना, आर की वैल्यू गिवन रहती है क्वेश्चन, या तो फिर याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये आर की वैल्यू यहाँ लिख दी, अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया सारा, तो देखो ये 20, तो ये कैंसिल करके कितना था 1.5 आता, तो 1.5 का लॉग देख लीजिए, 1.5 का लॉग कितना होता है, ये यहाँ लिख दिया हमने, लिख दिया। देखो अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जूल में ऐसा रहेगा, उसको किलो जूल में कर लीजिए, खत्म हो गया, कुछ भी तो नहीं, या तो पूरा लॉग से सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है ना। अब एक ऐसी एक और क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये 2 टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हो। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर कंप्रेस, मतलब जब ये किसी भी का वेट देते हैं ना ग्राम में या किलोग्राम में, तो समझ लीजिए नंबर ऑफ मोल्स नहीं है इसके अंदर। तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, आर कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 298 केल्विन फ्रॉम इनिशियल प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल व्हेन वर्क ऑब्टेन्ड इज, ये दे रखा है, फाइंड द फाइनल प्रेशर निकालना। अच्छा क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं है और प्रेशर के लिए भी ले लिया इसने। तो देखो ये फॉर्मूला आपका यूज करना, तो एन निकाल लीजिए 22 ग्राम, और CO2 का मोलर मास कितना होगा 44, तो डिवाइड करके 1/2 मतलब 0.5 मोल आ गया। टेम्परेचर दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, W दिया हुआ है, इसको किलो जूल से जूल में कन्वर्ट करना है, किलो जूल दिया तो जूल में कर लेना है, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाल दी है, देखो ठीक है।
तो अब आपको क्या निकालना है, लॉग, ये आपको कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं। तो अब ये इसको बाहर ले लो, ये कर लो, पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है, -0.24206 कैलकुलेशन आ जाएगी ना सबको, क्योंकि अपना टाइम जरा कम है अभी यहाँ पर। तो इतना आ गया। तो अब इसको, इसका लॉग टू द बेस 10 हटाने, एंटी लॉग लेना था, एंटी लॉग ले लीजिए, इतना वैल्यू हो जाएगा। एंटी लॉग देखने आता है ना, लॉग एंटी लॉग आपको आना चाहिए, इतना ले लिया एंटी लॉग। फिर हम क्या करें, P2 इक्वल्स टू, ये रख दिया, आप निकाल लिया आंसर, खत्म, ये आ गया P2। देखो ऐसा, ये 2 क्वेश्चन कर लिया, सारे क्वेश्चन कर लिया आपके यहाँ, सब क्वेश्चन है। फिर कोई भी क्वेश्चन इसी पैटर्न से आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्ड। इसके स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट है, तीनों की तीनों याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कभी 3 मार्क में जाए, 2 मार्क में जाए, 1 मार्क में, 1 मार्क में 1, 2 मार्क में 2, 3 मार्क में 3, ऐसा पॉसिबल है। तो तीनों की तीनों आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो इसमें क्या होता है, तीनों लॉ का मतलब एक ही है, कांस्टेंट होना चाहिए, पूरी जो एनर्जी है सेम रहेगी। देखो तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे देखो द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट, सिर्फ एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ऐसा है। दूसरा बोल रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी जो होती है आइसोलेटेड सिस्टम वो भी कैसा कांस्टेंट बोल रहा है। फिर बोल रहा है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये तो हमने 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, 4th चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। इजी सिंपल स्टेटमेंट है, सब लोगों को एकदम याद हो जाएंगे। तीनों स्टेटमेंट याद हो सकता है, यूनिवर्स का एक हीट एनर्जी कांस्टेंट रखा उसने, और एनर्जी थर्ड तो याद ही होना हमको, ये तीनों याद करें ना। अब उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये देखो, डेल्टा ये देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन और फर्स्ट ये याद करना है। डेल्टा यू मतलब इंटर एनर्जी है, क्यू मतलब हीट है, और डब्ल्यू तो वर्क है। ये फॉर्मूला याद कर लेना है आपको इसका। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, मैं बोल रहा हूँ बहुत काम का है, फर्स्ट पूरा कर लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो जरूर आएंगे। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस कर लेना, क्योंकि ये सीटी में आते हैं और एमसीक्यूज में आते हैं अपने बोर्ड के। देखो आइसोथर्मल वाले में सेम टेम्परेचर, मतलब पूरे प्रोसेस का जो टेम्परेचर है कांस्टेंट होता है, याद होगा आपको। तो आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा टी जीरो और डेल्टा यू दोनों जीरो होते हैं, याद है। अपना फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे डेल्टा यू जीरो, तो अभी आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा यू जीरो मतलब क्यू माइनस डब्ल्यू, या फिर क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू, कोई भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बराबर है कि नहीं। इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। आइसोथर्मल में क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू, एक ही बात है, क्योंकि डेल्टा यू जीरो है। अब देखिए इन एडियाबेटिक प्रोसेस ना हीट एब्जॉर्ब होती है ना इवॉल्व होती है, मतलब देखिए यहाँ लिख के रखा है, इन एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी विद द सराउंडिंग, मतलब यहाँ पे क्यू जीरो होता है। क्यू जीरो मतलब क्यू को जीरो रख दिया, जीरो कर दिया, तो क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू या फिर माइनस डेल्टा इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, दोनों का मतलब एक ही होता है। कुछ फॉर्म में पूछ सकते हैं, मतलब इन एडियाबेटिक प्रोसेस इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, मतलब कॉम्प्रेशन हो रहा है यहाँ पर। देख लीजिए क्यू डब्ल्यू, क्यू जीरो कर दिया तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, नहीं तो फिर माइनस यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, एक ही बात है। अब आइसोचोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यहाँ पे डेल्टा वी जीरो, तो डेल्टा वी जीरो मतलब आपको फॉर्मूला याद होगा, देखो तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, याद होगा आपको, डब्ल्यू तो माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू वी, मतलब डेल्टा वी, या जीरो डेल्टा वी, जीरो मतलब ये टर्म जीरो हो गया, मतलब ये पूरा जो टर्म है आपका ये यहाँ से पी एक्स इंटू ये पूरा जीरो हो गया, मतलब आपका हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू क्यू वी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम बता रहा है। मतलब इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इंटेंसिटी, ये छोटे टर्म्स है और एमसीक्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, देखो इसमें देखो डेल्टा पी जीरो, तो पी जीरो मतलब फॉर्म वही है, डब्ल्यू टू पी, तो पी जीरो कर देते हैं, आपका ये टर्म क्या हो जाएगा, आपका पी जीरो है ना, तो वी आपका ये देखो पी इक्वल से जीरो बोला ना, तब देखो ये पूरा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्यू पी इधर कर दो, प्रेशर कांस्टेंट क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा यू, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, ये सब चारों प्रोसेस के एक्सप्रेशन अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि बहुत आसान है, ठीक है। लास्ट के दो आइसोबैरिक आइसोकोरिक में जरा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी वो लगाना पड़ता है, अगर वो ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब उस पर मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ कैसे। देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे साइन कन्वेक्शन पे जरा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। देखो गैस परफॉर्म कितना 0.320 किलो जूल वर्क, क्या हो रहा है, गैस परफॉर्म कर रहा है ये वर्क ऑन सराउंडिंग, एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब 120 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, प्लस हो जाएगा ये
फ्रॉम द सराउंडिंग, हेंस चेंज इन एनर्जीज, मतलब ये 2019 का क्वेश्चन है। तो ये 4 ऑप्शन में मतलब दे रखा है। अभी मैं इसको सॉल्व बता दूँ। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू फॉर्म। तो अभी क्यू कितना अपना, डब्ल्यू कितना, ये डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है, तो इसको किलो जूल से जूल में कर लिया हमने। फिर क्यू की वैल्यू कितनी 120 प्लस में, तो रख दिया वैल्यू, ये माइनस में वर्क डन बाय द सिस्टम है उसके लिए। तो यहाँ पे देखो Q प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे माइनस ए प्लस माइनस प्लस माइनस मतलब 200 जूल, इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है? चलिए आप देखते हैं, कैलकुलेट द चेंज इन इंटर एनर्जी व्हेन सिस्टम क्या कर रहा है, 400 जूल ऑफ हीट एंड डस्ट कितना 240 जूल ऑफ वर्क। तो ये आपका क्या है, आपको चेंज इन इंटर एनर्जी निकालना है इसके अंदर। ये 4 ऑप्शन दे रखे। तो देखिए अब यहाँ पर Q कितना है 400 जूल दे रखा है, W 240 जूल माइनस रहेगा क्योंकि वर्क डन है, और डेल्टा U निकालना है। तो रख दिया वैल्यू, तो माइनस प्लस माइनस माइनस कर दिया 160, मतलब इसका आंसर आ गया आपका सी, आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड। और ये याद रखना, सिर्फ साइन कन्वेक्शन में आपसे गलती होगी, प्लस माइनस में एक आंसर आपको रॉन्ग कर जाएंगे बस। अब देखते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी देखो, एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब हर सिस्टम में एक डेफिनेट एनर्जी होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबको मिला के बनता है इंटर एनर्जी। सारे एनर्जी को, सिर्फ प्रेशर वाली एनर्जी इसका लिखा नहीं है, लेकिन व्हाट इज इंटर एनर्जी, इंटर एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी होता है एक्सेप्ट पीवी, प्रेशर वॉल्यूम नहीं होता बस। तो एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस इज इंटर एनर्जी, डिनोट बाय, इसको यू से डिनोट करते हैं इंटर एनर्जी को। तो इंटर एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मेड अप ऑफ काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी लिखा है देखो, ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। और डेल्टा यू कैसा होता है, V2 माइनस U1 होगा, मतलब U1 क्या हो जाएगा, इंटर एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट है, U2 क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट बड़ा ही काम का है, डेल U इज ए स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव, ये MCQs में आएगा, स्टार डाल देता हूँ। U क्या है, स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रोडक्ट। तो बोर्ड के MCQs में आ सकता है या फिर CT MCQs के बारे में बता रहा हूँ, ये याद कर लेना है। ओके, क्लियर हो गया अभी ये। अब देखिए जरा यहाँ पर एंथैल्पी देखते हैं। एंथैल्पी क्या होता है, इट इज, देखो ये जो फॉर्मूला समझ आएगा, एंथैल्पी इज द सम ऑफ डेल्टा H। तो आप ये ऐसा देखना है आपको यहाँ पर, डेल्टा इट इज द सम ऑफ क्या होता है, इंटर एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी होता है। देखो इट इज ऐसे सिंपल लिख सकते हैं, यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज द सम ऑफ इंटर एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू प्रेशर वॉल्यूम, ऐसा होता है। तो अभी चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हैं, डेल्टा H इक्वल्स टू H2 माइनस H1। H1 क्या होगा आपका, एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट, और H2 होगा एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट, फाइनल माइनस इनिशियल। सिंपल सिस्टम है, डेफिनेशन और फॉर्मूला याद करना, बाकी कुछ नहीं। अब ये छोटा सा एक डेरिवेशन, इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, छोटा सा डेरिवेशन, 2 छोटे छोटे डेरिवेशन देखो। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर ए केमिकल रिएक्शन, फिर उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, एक न्यूमेरिकल लूंगा मैं टेक्स्ट बुक का। देखो बाय द डेफिनेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी, देखो तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये इक्वेशन फर्स्ट है मेरे से। तो जनरल गैस इक्वेशन आपको याद ही होगा, प्रीवियस टू NRT। तो यहाँ पे मैंने क्या N1 N2 B के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट ले लिया है, और उसका वॉल्यूम V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, देखो PV1 इक्वल्स टू N1 RT, ये फर्स्ट हो गया आपका। फिर PV2 इक्वल्स टू N2 इंटू R, ये लिख दिया हमने। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो माइनस दो, तो PV2 माइनस PV1 इक्वल्स टू N2 RT माइनस N1 RT। तो यहाँ पे क्या किया, P को कॉमन ले लिया मैंने, P को कॉमन ले लिया इधर, तो बाकी V2 माइनस V1 लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्या RT को कॉमन लिया, N2 माइनस N1। तो अब ये डिफरेंस इसका V2 माइनस V1, तो डेल्टा V कर दिया। यहाँ पे डिफरेंस N2 माइनस N1 है, तो मैंने यहाँ पे डेल्टा लिख दिया। ये आ गया आपका फोर्थ इक्वेशन। तो अभी फर्स्ट और फोर्थ से देखेंगे, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर P डेल्टा V इक्वल्स क्या है, डेल्टा एन RT, यहाँ रख दूंगा। देखो इक्वेशन फर्स्ट देख लीजिए आप, फर्स्ट क्या बोलना है, देखो P डेल्टा V, इसकी जगह पे मैं क्या रखने वाला हूँ, आपका ये रख देता हूँ, देखो डेल्टा NG मतलब गैस को बताना। ये फॉर्मूला आपको, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में ये काम आएंगे आपको। ये फॉर्मूला फाइनल है। अब आप मीनिंग देख लीजिए, डेल्टा N मतलब क्या होता है, N2 माइनस N1, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, मतलब N2 माइनस N1, ये फॉर्मूला लिखा है आपका। और डेल्टा H क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, याद रखना है। और डेल्टा U होता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R जो होता है मोलर गैस कांस्टेंट, और T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। बराबर है कि नहीं, देख लीजिए।
इतना आपको कर लेना है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूला अगर आपको याद, इस पे क्वेश्चन आते हैं, देखो अभी देखो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये फॉर्मूले करना है। देखो यहाँ पे लिखा है डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन डेल्टा एच लिखा है, देखो कार्बन को रिएक्ट किया हाइड्रोजन से तो बनेगा इथेन, तो इसमें कितनी क्या ये क्या अगर डेल्टा एच की वैल्यू कितना है -84.4 किलो जूल एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट डेल्टा यू निकालना है फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री, मतलब यहाँ आर की वैल्यू दे रही, वो देते ही जनरली बोर्ड में देने देने वाले, लेकिन याद रख सकते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वैल्यू है, ये फॉर्मूला है। तो अभी यहाँ पे हमेशा जब ऐसा दे रखा है ना, तो इक्वेशन दिया तो मतलब आपको डेल्टा एन निकालना ही पड़ेगा उसमें। ये क्या होता है N2 - N1। देखो अब यहाँ पर कार्बन सॉलिड फॉर्म, इसको नहीं लेना है, कार्बन को नहीं लेना है आपको, गैस को लेना है और गैस को लेना है, गैसेस स्टेट लेना है, लिक्विड और सॉलिड स्टेट को यहाँ कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे 1 मोल है तो 1 लिखा है, 1 माइनस यहाँ पे कितना 3, मतलब कितना आ जाएगा -2 मोल आ गया। देखो यहाँ निकाल के रखा, देखो निकाला है। फिर डेल्टा एच की वैल्यू लिखिए किलो जूल में, तो जूल में कर लीजिए इसको, ठीक है ना, किलो जूल को जूल में कर लीजिए, नहीं तो फिर इसको किलो जूल में कर लो, किलो जूल में तो इसको किलो जूल में करना पड़ेगा, ये क्या इसको किलो जूल में कर ले, दोनों यूनिट सेम रखिए, एक ही बात है, या तो इसको जूल में कर लो, इसको किलो जूल में कर लो, एक ही बात है, इसको किलो जूल में कर लिया, उसमें कुछ नहीं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर दिया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी पूरी, ठीक है ना। अब सॉल्व ही तो करना है, तो आप निकाल सकते हैं सॉल्व करके, ये आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मेरे काम है सिर्फ पैटर्न बताना, आपका काम है प्रैक्टिस करना। तो जब मैं अभी न्यूमेरिक सीरीज स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं आपको सब सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं वर्क डन इन केमिकल रिएक्शंस, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। देखो तो अब यहाँ पर देखो वर्क डन, ध्यान से देखिए जरा, ये भी छोटा सा डेरिवेशन है। द वर्क डन बाय अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज गिवन बाय इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने निकाल के रखा हुआ है। तो अब यहाँ एज्यूम करते हैं कि P को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर मान लेते हैं, तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा P इक्वल्स टू -P इंटू डेल्टा V, मतलब -P इंटू क्या हो जाएगा V2 - V1, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया तो ऐसा हो जाएगा, ये आ गया। जनरल गैस इक्वेशन P इक्वल टू nRT, बाकी सब वही है अपने जो पहले इक्वेशन दिया था, N1 and N2 बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड गैसियस प्रोडक्ट्स एंड देयर वॉल्यूम V1 V2 रिस्पेक्टिवली, देन अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो कैसे लिखेंगे P V1 इक्वल्स टू N1 RT, अभी लिखा था पहले प्रीवियस इक्वेशन जैसा है, P V2 इक्वल्स टू nRT। तो अभी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू P V1 एंड P V2 इन इक्वेशन 2 में रख दिया वैल्यू, ये रख दिया, तो आपका इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। ये देखो अब इसमें क्या क्या RT कॉमन ले लिया, N-2 ये डिफरेंस है तो डेल्टा ये ले दिया, ये आ गया आपका फॉर्मूला। देखो कितना छोटा सा है, कुछ दमी नहीं क्वेश्चन है, ये देखो। अब इसमें लिखा था अबव इक्वेशन गिव्स वर्क डन बाय द सिस्टम इन केमिकल रिएक्शन, ये वर्क डन बाय द सिस्टम इन केमिकल रिएक्शन ले, ये कुछ पॉइंट्स है इधर आपको याद रखना है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, N2 ग्रेटर देन 1, N1 मतलब क्या था, वर्क इज नेगेटिव एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और N1 ग्रेटर देन N2 मतलब वर्क इज पॉजिटिव, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, याद रखना। और दोनों इक्वल हो गए तो वर्क इज 0, नो वर्क इज डन हो गया, याद कर लेना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है आपका। अब देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल, देखो कैलकुलेट द वर्क डन इन ऑक्सीडेशन ऑफ 4 मोल्स बोला है, कितना 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 25 डिग्री सेल्सियस इफ, देखो अभी रिएक्शन देखा है ट्वाइस SO2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस SO3, आर के लिए दे रखी उन्होंने, स्टेट वेदर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम होता है, तो अभी मालूम चलेगा N1 ग्रेटर N2 से मालूम चलेगा। तो अब देखो अब हमको क्या करना है ये बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर ऑक्सीडेशन 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 4 मोल्स में तो 4 करें, यहाँ 2 मोल्स में हमको 4 में चाहिए, 4 में कर देना है। तो W तो फॉर्मूला डेल्टा एन, डेल्टा निकाल सकते हैं, देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहाँ पे कितना 2 और 1 3 और 2, देखो लेकिन यहाँ पे ये नहीं, उससे नहीं निकाला, इससे निकालना पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन का हाँ 4 मोल में करना है, 4 माइनस 4 प्लस 2 6, 2 मोल आ गया, टेम्परेचर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, W -2 मोल इंटू -8, माइनस नहीं होगा इधर, माइनस नहीं होगा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल 290, ये माइनस नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे देख लीजिए, तो अभी यहाँ पर ये इसका माइनस, यहाँ बाहर भी माइनस है, बाहर भी माइनस है ना, आपका फॉर्मूले माइनस है ना, तो माइनस में प्लस हो जाएगा। तो अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कितना आएगा जूल में, ये आ गया आपका, ये किलो जूल में है, ये किलो जूल में आएगा, ये जूल में हो जाएगा, या मिसप्रिंट है, टेक्स्ट बुक में मिसप्रिंट है अभी। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय, देखो W ग्रेटर देन 0, तो प्लस में है ना, वर्क इज ग्रेटर देन 0, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऐसे बताना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं अभी कुछ डेफिनेशन है, अभी कुछ ये डेफिनेशन याद करना है। तो एंथैल्पी, ध्यान दीजिए जरा, अभी एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन,
तो पहला लेते हैं एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन में लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे, फेज ट्रांजिशन में, देखो ठीक है ना, फेज ट्रांजिशन लेते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे फेज ट्रांजिशन में क्या होता है कि वन फेज ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड टू अनदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विदाउट चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। मतलब इसमें क्या होता है, एक फेज दूसरे फेज में कन्वर्ट होता है लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ फेज चेंज होगा। जैसे देखो आइस से क्या बना आपका वाटर, वाटर से क्या बना आपका वाटर वेपर्स, ऐसा। तो लेकिन फॉर्मूला वही है, सिर्फ फेज चेंज होगा। देखो अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, पहला देते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है मेल्ट करना। देखो हमेशा 1 मोल लेना है यहाँ पर, जो भी लेना है। देखो एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, देखो इसको कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा FUSH। सबके रिप्रेजेंटेशन याद रखना पड़ेगा। अब जैसे देखो एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि वाटर है, ये लिखा वाटर, टेम्परेचर कितना लिया हमने यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और टेम्परेचर मतलब ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर, तो कितना गैस में वेपर कर गया। तो डेल्टा वेपर, वेपर लिखा है, फ्यूजन मतलब वेपराइजेशन लिखा है, वेपर और वी लिखा है, तो इसका प्लस 40.7 किलो जूल। मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर कितना है, प्लस 40.7 किलो जूल पर मोल, ऐसा। तो अभी इसके एक डेफिनेशन एग्जाम्पल, इतना मैंने एग्जैक्ट उतना लिखा जितना एग्जाम लिखा, ये इतना लिखना पड़ेगा आपको अगर आया तो ये, ओके याद करना पड़ेंगे डेफिनेशंस। अगर एंथैल्पी वेपराइजेशन मतलब अभी लिक्विड से किसमें, गैस में होता है, वेपराइजेशन में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो एंथैल्पी दैट एंथैल्पी चेंज, देखो ये देखो एंथैल्पी दैट एंथैल्पी चेंज व्हेन, देखो दैट अकम्पनिंग द वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ a liquid at constant temperature and pressure is called heat of evaporation और evaporation बोल सकते हैं। तो evaporation या evaporation, तो यहाँ पे लिक्विड से किस में हो गया, गैस में, evaporation हो गया, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे देखा जाए तो इधर क्या करना चाहिए, यहाँ पे सॉलिड लेना चाहिए था, इधर जो है ना, इधर चाहिए था आपका सॉलिड, इसकी एनर्जी अलग रहेगी। तो ये तो यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन FUS कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम थोड़ा सा रहेगा। स्टेटमेंट ज़्यादा पूछते हैं, वो डेफिनेशन ज़्यादा पूछी जाती है इसमें से। यहाँ पे ये वेपराइजेशन है, इसका वैल्यू इतनी है, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को बोलते हैं। देखो द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनिंग द सब्लिमेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इजी डेफिनेशन, इसको कैसे डेल्टा SUB से करना है। देखो यहाँ पे सॉलिड से गैस में कर दिया, तो इसमें कितने 50 होंगे, सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस, डायरेक्ट गैस में आ गया, तो 51.08 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आइस कितना है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना देखा है, 51.08 किलो जूल पर मोल है। किलो जूल यहाँ पे ये चाहिए किलो जूल, मिसप्रिंट हो गए थोड़े, किलो जूल है यहाँ पे, क्या चाहिए किलो जूल पर मोल, थोड़ा मिसप्रिंट हो गई बेटा यहाँ पर ना, ठीक है ना, ये करेक्शन कर दिया हमने, किलो जूल पर मोल मतलब यहाँ पे होगा 51.08 किलो जूल पर मोल, ये लिख दिया। चलो वो तो थोड़ा मिस्टेक है, फास्ट में लिखा है ना मेरे भी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो सब्लिमेशन है तो इसमें क्या होता है, 2 स्टेप, पहले सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस है, 2 स्टेप में जाएगा। देखो तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, ध्यान दीजिए, देखो सॉलिड टू लिक्विड कर दिया, मतलब कि आइस को मैंने लिक्विड करना था। इसमें डेल्टा FUS कितना है यहाँ पे, प्लस 6.01 किलो जूल है। ये चाहो तो ये वाला एग्जाम्पल वहाँ लिख सकते हैं, फ्यूजन में ये वाला आप लिख सकते हैं वहाँ पर है, ये वाला एग्जाम वहाँ लिख डालीजिए, उधर एग्जाम्पल गलत सा हो गया उधर, है ना। यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू है ना, इसको ऐसा करो, नहीं ये नहीं, सॉरी ये नहीं, पीछे जाना पड़ेगा। और हाँ देखो ये फ्यूजन है ना, तो फ्यूजन में क्या करो, यहाँ पर सॉलिड लिख देना, इधर आप लोग देखो यहाँ सॉलिड लिख दिया, यहाँ की वैल्यू ये लिख लीजिए आप, प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल, ये ऐसा कर लेना, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए इसके अंदर, वो थोड़ा सा हो गया है, अब ठीक है हो गया। यहाँ भी तो लिखना पड़ेगा। फिर लिक्विड टू गैस का लिए कितना है, प्लस 45.07 किलो जूल, तो दोनों का सम कर दो, सॉलिड टू गैस, तो ये आ गया, तो सम करके इतनी वैल्यू, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा सब्लिमेशन होगा, डेल्टा फ्यूजन प्लस डेल्टा वेपराइजेशन होता है। देखो दोनों को सम करके इतना वैल्यू आया, बराबर है कि नहीं।
अब देखते हैं एंथैल्पी फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज के लिए। तो पहले देखते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। देखो, तो इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पेनिंग द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसेज। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहर, तो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो देखो यहाँ पे इसको करेंगे डेल्टा एटीएम, या फिर एक काम कीजिए, आयनाइजेशन लिखा है तो ये लिख दीजिए, इसको ION लिख दीजिए, आयनाइजेशन ION लिखो, ठीक है ना। वो थोड़ा सा एटॉमिक और मॉलिक्यूलर दोनों है ना, उसके लिए उसके अंदर आता है, उसके लिए आयन लिखना पड़ेगा। ये काम कीजिए, मैं करेक्शन कर लिख देता हूँ, डेल्टा IONH, ठीक है ना। अब देखो ये आपका सोडियम गैस है, गैस स्टेट में इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो सकता है, दूसरा निकल तो सेकंड, थर्ड निकल, ऐसा रहता है। तो डेल्टा ION कितना है 492। एक एक एग्जाम्पल याद करें, थोड़ा याद करने लगे, बहुत मेहनत जरा इसमें। या फिर ऐसा हो सकता है, इट इज द, देखो एक और लिखा डेफिनेशन, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ गैस फेज फॉर्म्स एन एलिमेंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन सकता है, एलिमेंट भी बन सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करके, दो है, इलेक्ट्रॉन गेन करके लूज करके। तो ये लिख दीजिए, ये लिख दे इसके अंदर। तो यहाँ पे ईजी लिखा है, इलेक्ट्रॉन गेन, उसने ये लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा है, कर लेना थोड़ा थोड़ा इसको। अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो अब देखो यहाँ पर, द एंथैल्पी चेंज अकम्पेनिंग द डिसोसिएशन ऑफ वन मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू इट्स एटम इज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। देखो अब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल डीकंपोज हो गया है क्लोरीन मॉलिक्यूल। दो एग्जांपल एक्चुअली, ये एग्जांपल फर्स्ट है, ये एग्जांपल सेकंड है, ये एग्जांपल्स है। तो एटम में कन्वर्ट, इसलिए डेल्टा ATM इसका वैल्यू इतने लिखिए। फिर इसका कितना कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो इसका डेल्टा ATM ये लिखते हैं ऐसा। थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट बुक का है, ये थोड़ा सा मिस्टेक्स है इसके अंदर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू होगा 166 किलो जूल पर मोल, ऐसा, ठीक है ना। ये सामने लिख लीजिए, नीचे टेक्स्ट बुक का उसके लिए कुछ नहीं। तो लर्निंग का प्रोसेस एग्जाम्पल याद करना है इसके अंदर, तो कुछ ये नहीं। फिर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं, मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जरा ध्यान से देखिए। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज इन अ प्रोसेस व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब वन मोल ऑफ सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसको डेल्टा SOLN से शो करेंगे। देखो सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, बनेगा सोडियम क्लोराइड एक्वियस, तो इसकी वैल्यू कितनी 4 किलो जूल पर मोल, दिख रहा है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट डेफिनेट dilution is the enthalpy change when one mole of substance is dissolved in definite amount of solvent होता है। अच्छा, an ionic compound dissolves in water, वो दो स्टेप में होगा। the ions are separated from the molecule। अगर आयनिक होगा तो MX मेटल है या हेलोजन, मतलब नॉन मेटल, ये मेटल या नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल अलग हो गया। अब देखो एंथैल्पी चेंज फॉर दिस स्टेप इज अ क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, मतलब कोई डेल्टा LH बोलेंगे, इसको ऐसा लिखना चाहिए, डेल्टा L नीचे आना चाहिए, H विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो आयंस आर हाइड्रेटेड विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड सराउंडिंग देम। देखो मेटल वाटर को सराउंड करेगा तो ऐसा बनेगा, ये देखो X को ये सराउंड करेगा, तो इसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं इसको। द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस स्टेप इज ऑलवेज नेगेटिव होगा, बोल रहा है वो, क्या होगा, नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। एंड कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इसको डेल्टा HYD इससे करेंगे। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ क्रिस्टलाइटिस, और ये दोनों का सम रहेगा, मतलब क्रिस्टलाइटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन के दोनों का सम होने वाला है। देखो ऐसा, डेल्टा सॉल्यूशन H इक्वल्स टू डेल्टा LH प्लस डेल्टा HYDH। देखो इसकी वैल्यू इतनी है, डेल्टा H की वैल्यू यहाँ देखते जाइए आप, NaCl किसकी वैल्यू प्लस 790 किलो जूल पर मोल है, डेल्टा हाइड्रोजन की क्या है -786 किलो जूल पर मोल है, दोनों को सम कर दो तो आ जाएगा 4, तो प्लस माइनस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, ऐसा निकालते हैं। तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, है ना। अब देखते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। देखिए अब थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट चेंजिंग टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट इवॉल्व होगी, मतलब इसको बोलते हैं चेंजिंग, मतलब हीट चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होता है। तो अब यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन और फॉर्म बनाना है। देखो इसमें डिफरेंस रहता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन जो होता है, हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H इज अ डिफरेंस इन सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग जनरल इक्वेशन। देखो A को B से रिएक्शन का तो बनेगा C और D, तो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d ये सब क्या होंगे आपके स्टोइचियोमेट्रिक कॉफी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स। देखो
डेल्टा एच इक्वल टू समेशन ऑफ एच प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एच रिएक्टेंट, मतलब आप कैसे लिखेंगे इसको, डेल्टा एच इक्वल टू सी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट सी नंबर ऑफ मोल्स सामने लिखा है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये जो अंडरलाइन करो नंबर ऑफ मोल्स है, और ये सी प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ मोल्स और ये प्रोडक्ट डी माइनस नंबर ऑफ मोल्स और ए रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स और बी प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट सॉरी, इसको सम कर दो, इसको सम कर दो, इसको फिर ऐसे लिख सकते शॉर्ट में, डेल्टा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब एच रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन तो डेल्टा इज पॉजिटिव, मतलब डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा इज क्या होता है, नेगेटिव, मतलब डेल्टा इज लेस देन जीरो, ऐसा है। ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलेंगे, जो हीट को एब्जॉर्ब करता होगा। देखो इसके हमने डेफिनेशन और ये कैरेक्टर्स याद रखने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो ये तो खैर 9 से पढ़ता है, उतना प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन रिएक्शन, तो नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इसमें कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, प्लस 66.4 किलो जूल। तो याद कर लेना एग्जाम्पल। कैरेक्टर क्या होगा, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मोर देन रिएक्टेंट, मतलब H2 ग्रेटर देन H1 होगा। डेल्टा इज पॉजिटिव, रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट्स। और एक्सोथर्मिक उसका पूरा ऑपोजिट कर दो, द रिएक्शन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, जिसमें कितना होगा, देखो माइनस 92.2, माइनस में रहता है इसका। कैरेक्टर उल्टा कर दो, इट इज ए स्पॉन्टेनियस, वहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस था। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स लेस देन रिएक्टेंट्स, उल्टा कर दो, H2 लेस देन H1, डेल्टा इज नेगेटिव, ऑपोजिट, प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, उसका पूरा ऑपोजिट है। अब देखते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, देखो ठीक है ना, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। अब देखिए, इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन which the exact value of enthalpy change, physical state and number of moles of reactant products are specified। आपको मालूम होगा कोई भी रिएक्शन तो बैलेंस होना चाहिए, उसके नीचे उसके गैस है तो गैस लिखना, अगर लिक्विड लिक्विड लिखना, एक्विस लिखना, तो उसके पूरे फिजिकल स्टेट साथ लिखना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। देखो तो उसकी कुछ गाइडलाइंस है, आपको जरा ध्यान देखना है। द फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस फॉर द राइटिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। देखो पहला तो होना चाहिए कि इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, ठीक है, पूरा नंबर जो भी बैलेंस कर लेना। उसके फिजिकल स्टेट ना, तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी इंडिकेटेड इनटू द ब्रैकेट। जैसे कि सॉलिड होगा तो S लिखना पड़ेगा, गैस होगा तो G लिखना पड़ेगा, लिक्विड होगा तो L लिखना पड़ेगा, एक्विस AQ मतलब एक्विस के लिए हो जाएगा। अब डेल्टा H भी लिखना पड़ेगा, इक्वेशन क्या भाई, प्लस है कि माइनस है, तो हीट ऑफ रिएक्शन इज इंडिकेटेड विद प्रॉपर साइन। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H नेगेटिव, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H पॉजिटिव, ये तो मालूम ही सब। अब देखो, इफ द कोफिशिएंट इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इन द थर्मोकेमिकल रिएक्शन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द न्यूमेरिकल फैक्टर। अगर इक्वेशन नहीं हो रहा तो उसको कोई नंबर से एक सूटेबल इंडेक्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच शुड बी मल्टीप्लाई डिवाइड द सेम फैक्टर। तो इक्वेशन क्या, तो फिर डेल्टा एच को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन होगा तो उसको भी मेंशन करना, जैसे कि रेड के लिए फॉस्फोरस लिखा तो रेड लिखना पड़ेगा, फॉस्फोर वाइट तो वाइट लिखना पड़ेगा ब्रैकेट, कार्बन डायमंड डायमंड लिखना पड़ेगा, कार्बन ग्रेफाइट ग्रेफाइट ये लिखना पड़ेगा। जो ब्रैकेट लिखे ना वो एलोट्रॉप्स के फॉर्म में, ठीक है ना। अब देखो थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड ऑक्सीजन। अभी इसको कैसे लिखा है, देखो मीथेन गैस 2O2 गैस, CO2 गैस, ट्वाइस H2 गैस, और डेल्टा देखो ये लिखा है। मतलब द इक्वेशन इंडिकेट दैट 1 मोल ऑफ मीथेन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड ऑल्सो इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट एंड द एंथैल्पीज ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। कितना हो रहा है, माइनस लिखा तो 890 किलो जूल या फिर 890 किलो जूल हीट आर रिलीज इनटू द सराउंडिंग। ये सारा मीनिंगफुल करके लिखा मैंने, आप पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा समझ। अब देखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पीज, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, मतलब डेल्टा आर एच नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, देखते हो थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, ये पहले हमको समझना पड़ेगा। देखो स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज द फॉर्म इन विच द सब्सटेंस इज मोस्ट स्टेबल इन प्रेशर को 1 बार लिखना पड़ेगा, टेम्परेचर 298। अगर आपका सॉल्यूशन है तो 1 मोलर लिखना पड़ेगा, मतलब 1 बार और 298 केल्विन टेम्परेचर बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन। ये होगा गैस के, और सॉल्यूशन है तो 1 मोलर और 298 केल्विन। समझ आ गया। जैसे देखो अभी हाइड्रोजन गैस, मर्क्यूरी गैस लिखा, ऐसे लिक्विड होता है, सोडियम गैस, सॉलिड, कार्ब ग्रेफाइट, देखो लिक्विड, ये सॉलिड, ये गैस, ये सब
वो इस सबको रिफर कर रहे हैं 1 बार एंड 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन लिखो, ठीक है ना। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पेनिंग द रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन देयर स्टैंडर्ड। ये डेफिनेशन है आपकी, ये डेफिनेशन है आपकी। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पेनिंग द रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन देयर स्टैंडर्ड्स। ये डेफिनेशन है इसकी। अब पहला देखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने वाला है। अब देखिए पहले डेफिनेशन देख लीजिए। द एंथैल्पी चेंज अकम्पेनिंग अ रिएक्शन in which 1 mole of the pure compound in its standard state is formed from its elements also in their standard states is called standard enthalpy formation। जैसे देखो A को B से रिएक्शन करना C और D, तो स्टैंडर्ड स्टेट लिखना है इसको आपको। तो देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको ऐसा लिख सकते हैं, इसको कैसे नोट करते हैं, डेल्टा F फॉर्मेशन F बता रहा है और नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड को बता रहा हूँ। देखो C क्या बता रहे हैं यहाँ पर, C प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये C नंबर ऑफ मोल्स और डेल्टा F फॉर्मेशन के लिए, D नंबर ऑफ मोल्स है, D प्रोडक्ट है, A नंबर मोल्स, B नंबर मोल्स, कैपिटल A कैपिटल B जो रहेगा ये रिएक्टेंट्स। देखो ये ऐसे लगेंगे, समेशन ऑफ डेल्टा F नॉट प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा F नॉट रिएक्टेंट। सिंपल है। अब देखो अभी हमने एक एग्जांपल लिखा, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स वाटर लिक्विड डेल्टा नॉट, ये वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मूला लिक्विड की है, ये वैल्यू रहेगा, इतनी वैल्यू आएगी। अब देखिए नोट याद रखना आपको, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट कितना होता है, 0 होता है। जैसे कि डेल्टा एफ नॉट कार्बन का 0, डेल्टा एफ नॉट हाइड्रोजन का 0, डेल्टा एफ नॉट इसका 0, सबका 0 लिख दिया। और डेल्टा एफ नॉट कैन भी आइदर क्या होता है, पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। ये सब याद रखिए, बहुत बढ़िया लिखा है, सिर्फ आपको याद करना है बस, क्योंकि ज़्यादा याद करने का पार्ट है ना, उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, सिर्फ कुछ जगह थोड़ा समझना है, ज़्यादा याद करना है, ऐसा बोल सकता है। अब उस पर न्यूमेरिकल कैसे आएगा जरा देख लेते हैं अभी हम लोग। एक इसी टाइप का नहीं आता, दूसरा आता नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल पहले कंप्लीट करते हैं। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो इथेन गैस फॉर्म में ऑक्सीजन रिएक्शन के तो बने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा RH नॉट दे रखा है, इसका हीट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, इसका वाटर दे रखा है, इथेन सबको वैल्यू दे रखी है। अब देखो अपना फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H समेशन ऑफ डेल्टा F नॉट क्या होगा आपका प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा F नॉट रिएक्टेंट। तो अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख लीजिए कितना 4 प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट पे लिखना है, प्रोडक्ट 4 नंबर सामने लिखा, 4 मोल इंटू इसकी वैल्यू कितनी कार्बन की लिख दी, प्लस फिर 6 मोल इंटू कितनी वैल्यू वाटर की लिख दी, फिर माइनस 2 मोल देखो इथेन लिख दिया वैल्यू, इंटू ऑक्सीजन की नहीं है, 0 है ऑक्सीजन की। अब क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे मल्टीप्लाई इतना आ गया, 4 इंटू इसका इतना आ गया और 6 को इससे क्या इतना आ गया, माइनस ये आ गया। तो अब इसको इसमें से इसको सम कर दो, इसमें माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना, कुछ है ही नहीं है, आ गया आंसर। क्लियर है, इजी है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन मतलब कि आपको कंबशन करना है, या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करना है, कंप्लीटली कंबशन करना है। देखो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, आसान रहती है। द एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction in which 1 mole of the substance in the standard state react completely with oxygen or is completely burnt in atmosphere is called standard enthalpy of combustion होता है। इसको डेल्टा सी ऐसे डिनोट करेंगे, ये हमेशा नेगेटिव क्योंकि हीट बाहर ही निकलने वाली है ना। जैसे CO गैस, CO को ऑक्सीजन रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और ये बना, इसका हीट ऑफ कम्बशन इतना रहेगा, दिख रहा है आपको हीट ऑफ कम्बशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये लिखा है, देख लीजिए, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और उस पर न्यूमेरिकल वैसे उसी टाइप का है, जैसे उसका फॉर्मेशन था, यहाँ कंबशन है बस। देखो एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इफ ये लिखा है मीथेन की वैल्यू, ये लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू, ये लिखा है वाटर की वैल्यू, इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ पे ये निकालना है आपको, हाँ। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट पूरा लिख दिया, अब आपको लिखना आ गया है, सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और देखो आ गया आंसर। उसी पैटर्न, वो कम फॉर्मेशन है, ये कंबशन फॉर्मूला वही है। अब बॉन्ड एंथैल्पी, इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कर लेना इसका अच्छे से। देखिए बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी को बोलते हैं शॉर्ट में। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस गैसियस एटम्स और रेडिकल्स मतलब चार्ज आयन इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे कि H2 है तो H में हो गया, एटम में चेंज हो गया। देखो इसकी एनर्जी ये देखिए यहाँ पे, दिख रहा है ना, देखिए एग्जाम्पल, डेफिनेट एग्जाम्पल याद कीजिए। एवरेज किस में आता है, देखो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉलीएटम मोल्स मतलब वाटर मीथेन, ऐसा ही पॉलीएटम हो गया, ये तो मोनो एटम में हो गया H2 ये सब।
ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है ना, हम पॉलीएटॉमिक की बात करें, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की, ये एक मॉलिक्यूल है, पॉली नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि सबके बॉन्ड की एवरेज निकाल के उसको डिवाइड करना पड़ता है। देखो जैसे अब मैंने एग्जांपल लिखा है वाटर को, देखो ये इतनी रेंज आ रही है इसकी, वाटर को डिवाइड करके तो कैसा बना होगा, देखो वाटर, तो वाटर का एक OH बॉन्ड ब्रेक हो गया तो कितनी एनर्जी निकल रही है इसके अंदर, देख लीजिए 499 किलो जूल। दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया तो 228, इसको सम कर लिया, देख लीजिए आ गया इतना, और उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तब एक की मालूम चलेगी हमको, ठीक है ना, ऐसा आपको कर लेना है, इसको हो गया। अब रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पी देखते हैं। देखो तो अब इसमें अपना फॉर्मूला क्या है, देखो ये ध्यान से रखिए, इसको कुछ नहीं पढ़ता मैं, एंथैल्पी चेंज इन ऑफ ए रिएक्शन, ये अभी हमने किया था, देखो अभी याद आ रहा है आपको, डेल्टा आर एच नॉट ई डेल्टा एच नॉट रिएक्टेंट माइनस, तो यहाँ पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, वहाँ पे क्या था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ऐसे लिखना है, देखो अब जैसे कि हमें ये एग्जाम्पल लिखा, दो H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI, तो देखो डेल्टा आर एच नॉट, डेल्टा एच नॉट देखो HH हाइड्रोजन है यहाँ पे, HH I देखो यहाँ पे HI देखो 2 नंबर सामने लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कैलकुलेट इसके न्यूमेरिकल मेन है, बस ये न्यूमेरिकल जरा समझ लीजिए, मैंने शायद कितना 2 डाले, 2 न्यूमेरिकल इसके, देख लीजिए आप जरा, टेक्स्ट बुक क्या रखे हैं मैंने, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो दे रखे ना सॉल्व उसी पैटर्न से पूरे एग्जाम में आते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, देखो N2H4 इक्वल्स प्लस क्या है H2 गिव्स अमोनिया, देखो तो यहाँ पे लिखा है H नॉट NH की वैल्यू दे रखी है, HH की वैल्यू दे रखी है और NN की वैल्यू दे रखी है। तो अब ये पूरा एक्सपांड, उसको N2H4 कैसे लिखेंगे, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया ना, 4 बॉन्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन 1 हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये 3 हो जाएगा। अब देखो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ये है, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड है, 4, 4 डेल्टा H नॉट NH प्लस, अब ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन को लिख दिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फिर ये हो गया, फिर हाइड्रोजन लिख दिया, फिर माइनस ये हो गया, रिएक्टेंट का पूरा लिख दिया। अब प्रोडक्ट का लिखना है, प्रोडक्ट का 6 है, 6 हो ना, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 ये हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 3 ज़ा ये कितने, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, ये कितने हैं टोटल 3 है, तो 3 × 2 6 हो गया। तो अब देखो 6 में से क्या होगा, यहाँ से 4 कट कर देंगे, सेम कट कर देना, और बाकी नहीं है, बाकी कट नहीं होगा, ये लिख दिया। अभी कितना बचा, 2 बचा, 6 है ना, ठीक है ना, 1 एक मिनट 6 कैसे आएगा, नहीं 6 नहीं होगा, 3 होगा, सॉरी बेटा 3 होगा, 3 2 1 2 हाँ 6 हाँ बराबर है, 6 3 है ना, 1 2 3 3 2 6 हाँ ठीक है, करेक्ट है 6, कोई बात नहीं 6, इसमें 4 कट हो गया, 2 बचे, 2 लिख दिया मैंने अपने, ठीक है, यहाँ से कट हो गया, तो देखो अभी है ना 6 है बराबर है, क्योंकि 3 2 6 हो गया बराबर है वो। तो अब देखो यहाँ पे 2 बचा, सबकी वैल्यू डाल दी, सॉल्व कर लिया, हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर माइनस आंसर आ जाएगा, इजी। इस पे क्वेश्चन कर लेना। अब एक उल्टा क्वेश्चन दे रखा है, देखो एक दूसरा पैटर्न देख लीजिए, द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो मीथेन को क्लोरीन रिएक्शन तो बनेगा मिथाइल क्लोराइड HCl, यहाँ पे डेल्टा H नॉट की वैल्यू लिख रखी है। अब सी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के एंथैल्पी को निकालना है, और सबकी देखो कार्बन की बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है, क्लोरीन को दे रखी है, हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन दे रखी है, सबकी दे रखी है यहाँ पर। अभी अपना फॉर्मूला है, तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे कितना मीथेन, कितने हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन 4 आएंगे, 4 कार्बोहाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, फिर क्लोरीन 1 है, फिर यहाँ पे हो गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये 3 है, CH3 आएगा ना, लिख के देख लो आपको आ जाएगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या आ जाएगा। तो ये लिख दिया पूरा। अब इसको 3 में से कट कर दिया, 1 बचा यहाँ पे, बाकी कुछ कट नहीं होगा, नहीं होगा कट, सबकी वैल्यू डाल दी, ये देखो सारी वैल्यू, और सॉल्व कर लिया, हो गया आंसर। सॉल्व करना आ जाएगा आपको। अब उसके बाद ये हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, हेज लॉ, ठीक है ना। तो इसका स्टेटमेंट और एक एग्जांपल याद करके जाना ही पड़ेगा आप लोगों को, मैं पहले बता रहा हूँ। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या आता है कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन अ रिएक्शन इज द सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप और 0 स्टेप। आप चाहो एक स्टेप में जितनी एनर्जी इवॉल्व होगी उतनी आपकी, अगर 2-3 स्टेप में भी जाके वहां तक पहुंच गए तो उतनी एनर्जी आएगी। मतलब आप कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे तो डायरेक्ट बनाएंगे तो उतनी एनर्जी आएगी, या से कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो वैसी आएगी, उतनी एनर्जी आएगी, उसको बोलते हैं। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब in a reaction is same whether the reaction takes place in 1 step or in
नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखिए, 1 स्टेप में बनाया हमने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लीजिए, ये 1 स्टेप में बना रहे हैं, कितनी निकले 393.5 किलो जूल। आप देखो सेकंड, देखो अभी ये 2 स्टेप है, तो पहले कार्बन से कार्बन ऑक्साइड बनाए, फिर कार्बन ऑक्साइड से कार्बन ऑक्साइड। तो इसमें ये यहाँ स्पेलिंग यहाँ रंग रॉन्ग है जरा, 183 यहाँ पर है, 183 है, रॉन्ग है प्रिंट, इसकी -210 पॉइंट है, तो सम कर दो, या 183 आएगा, 183, तो इसके बराबर आ जाएगा, खत्म, दोनों का सम हो, डेल्टा एच बोल तो डेल्टा H1 प्लस H2 हो जाएगा, यहाँ ऐसा H1 H2 दोनों को प्लस कर दिया, देखो इसके इक्वली हो जाएगा पूरा। हाँ, तो अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन। देखो, टू कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टू कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन कर सकते हैं, हीट ऑफ कॉम्बशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं, और टू कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्शन विच डज नॉट टेक प्लेस डायरेक्टली, जो डायरेक्टली नहीं होगा उसका भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। आप देखिए इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ, देखो कैसे करने का इसको न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। देखो आयन को ऑक्सीजन से रिएक्शन के तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड बना, ठीक है ना, अगर ध्यान से देखते जाइए फेरिक ऑक्साइड बन गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को दिख रहा है, ये इक्वेशन जो टिक कर रहा हूँ, इस इक्वेशन के 2 इक्वेशन लाना है, ये 2 इक्वेशन गिवन है। तो अभी देखो यहाँ पर Fe इधर नहीं है, कहीं दिख रहा है, इस साइड Fe है, मतलब पहले रिएक्शन रिवर्स करना है, यहाँ लिखा देखो, एक रिवर्स इक्वेशन फर्स्ट एंड देन ऐड करना है, इसको रिवर्स कर दिया, पलटा दिया हमने, इसको पलटा दिया, तो यहाँ का जो इसकी जो वैल्यू होगी ना, ये भी साइन है, माइनस से प्लस हो जाएगा, देखो प्लस दिख रहा है आपको, यहाँ प्लस हो गया, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो गया। अब दोनों को सम कर दिया, कैसे लाया, देखो इसमें कैंसिल क्या क्या हो सकता है, देखो Al तो ये कैंसिल होने वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा, बस। अब देखो ये बचा क्या, Fe होती, ये लिख दिया हमने, फिर क्या बचा है अपने, ये लिख दिया, देखो फिर ये Fe होती, ये लिख दिया, ठीक है ना, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर हो गया, कुछ है भी नहीं है, चलो अब ये वाली लिख दिया पूरी, देखो आ गया। इनको सम करेंगे तो इतना आंसर आएगा, देखिए सम कर दो, मतलब डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये होगा आपका डेल्टा H के बराबर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कर लेना सम, इजी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वैसे आप करके देख सकते हो, तो इसको भी आप लोग, ठीक है ना, देखो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, देखो ये इक्वेशन दिया SiO2 और 3 ग्रेफाइट, ये इक्वेशन है, तो ये तीनों इक्वेशन ये लाना है। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे SiO2 कहाँ पर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, पहले इक्वेशन रिवर्स होगा, रिवर्स फर्स्ट इक्वेशन रिवर्स कर दिया, साइन रिवर्स हो गया, यहाँ पे गलत किया, यहाँ प्लस आना चाहिए, मिसप्रिंट बहुत है आपके टेक्स्ट बुक में, तो ऐड कर दो बाकी को, देखो खत्म। आप जो कैंसिल करते हो, जो कट होते ज़्यादा, आपको SiO2 छोड़ना है यहाँ से, बाकी ये कैंसिल हो रहा होगा, ग्रेफाइट रहेगा, Si कहाँ है, ये कैंसिल हो गया, इधर SiC ये बचा रहेगा, ट्वाइस CO2 बचा रहेगा, ठीक है ना, और बस ये 2 ही बचेगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा सब, ठीक है ना, बाकी कैंसिल हो गया आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, देखो बाकी भी लिख दो, बस हो गया, सम कर दो सबका भी, आंसर इतना आ जाएगा सम करके। मतलब यहाँ पे क्या करना, डेल्टा H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 है ना, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 कर दो, हो गया, सम आ जाएगा। अब देखते हैं स्पॉन्टेनियस मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना, ये तो ये अपने आप नहीं होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू ऑकर एंड डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फॉर देयर ऑकरेंस, मतलब स्पॉन्टेनियस अपने आप होगा, इसको कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने, मतलब प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। देखो अब इसमें देखते हैं, अब ये टर्म है एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ये टर्म समझना है आपको। The spontaneous chemical changes must be accompanied with the release of energy as a heat. Heat बाहर निकलेगी, मतलब in short chemical reaction must be exothermic बोला in order to takes place in spontaneous। जैसे अभी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, देखो ये बेस है और ये एसिड, रिएक्शन करके आएगा पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर, तो इसमें देखो माइनस आंसर आ रहा है। देखो फिर देखो देयर आर मेनी मोर प्रोसेस दैट आर एंडोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस, वो एक्सोथर्मिक था, ये एंडोथर्मिक है। ऐसे क्या बना आपका लिक्विड, इसमें देखो ये आपका क्या हो रहा है, ये एंडोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस, देखो NaCl वाटर डिजोल्व किया तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, देखो प्लस 3.9, और N2O4 ये इसके अब हमने हीट किया तो देखो ये इतना हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ऐसा है। मतलब इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट एनर्जी इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस एंड दैट
दिस मस्ट बी अनदर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द चेंज। मतलब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब या हीट क्राइटेरिया नहीं है स्पॉन्टेनियस, उसका कुछ और है जिसको हम बोलेंगे एंट्रोपी। अभी नेक्स्ट टर्म आप आने वाला है यहाँ पर एंट्रोपी, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, इसके डेफिनेशन याद कर लेना। एंट्रोपी क्या होता है कि रेंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है, इसको एंट्रोपी बोलते हैं। मतलब क्या बोलेंगे, द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रेंडमनेस इज मेजर बाय द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंट्रोपी। इसको इस लेटर से डिनोट करेंगे। देखो ग्रेटर द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम हायर इज एंट्रोपी एंड वाइस वर्सा। देखो रेंडमनेस करना है, देखो यहाँ सॉलिड है ऑर्डर में है, देखो ऑर्डर स्टेट I2 या एक्वियस में डिसऑर्डर होगा तो ये डेल्टा इज पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे H2 गैस है, यहाँ पे गैस H2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया था, डिसऑर्डर हो गया तो ये पॉजिटिव बढ़ते जा रहा है ना। अब देखो H2 गैस है, यहाँ पे लिक्विड हो गया तो कम हो गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, गैस से नेगेटिव उल्टा हो गया, कम हो गया, लेस रेंडमनेस है, लेस डिसऑर्डर, यहाँ पे मोर डिसऑर्डर है। जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतना पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, मतलब उतना एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। अगर कैल्शियम कार्बोनेट क्या सॉलिड है, सॉलिड से सॉलिड और गैस, तो ये पॉजिटिव, डेल्टा इसका आ गया पॉजिटिव हो गया, ऐसा हाईली डिसऑर्डर हो गया। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन एंट्रोपी, ये आपको याद कर लेना है। देख लीजिए, द एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम इज इन अ प्रोसेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू इन इट रिवर्सल मैनर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट द ट्रांसफर टेक्स। देखो डेल्टा इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी है। डेल्टा एस जो है एंट्रोपी चेंज इन जूल पर केल्विन, क्यू रिवर्सल हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इन जूल, और टी है टेम्परेचर इन केल्विन। खत्म हो गया है। डेल्टा एस के यूनिट पूछ लेते कभी और ये स्टेटमेंट आता है। खत्म हो गया चैप्टर आपका। ओके, अब सभी बच्चे इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो बच्चे मेरे इस चैनल पहली बार आए उसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे और सारे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे हमारा वन शॉट लेक्चर खत्म, सारे 16 चैप्टर खत्म। मैं भी आपको क्या करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप में अभी इस पूरे 16, कल आज नहीं, कल मैं पूरा क्या करूँगा, पूरे मैसेज को डिलीट मारूंगा और पूरे 16, और उसके बाद फिर आपके 16 पूरे चैप्टर लाइन से डाल दूंगा उस टाइम। उसके बाद फिर मैं डालूंगा क्या मालूम है क्या, उसके बाद फिर आपको अभी हमारा स्टार्ट है क्या नेम रहेगा, उसकी फिर आपके PDF वहाँ पे आएंगे, कल से आएंगे। अभी आप रुकिए जरा, मुझे पूरा वर्क करना पड़ेगा उससे बैठकर। अभी ये अपलोड करूँगा, उसके बाद फिर उस पर सुबह से पढ़ा रहा हूँ मैं आज। ओके, चलिए आप पढ़ते रहिए, मैं आप पूरे, अब यहाँ से अभी रिवीजन भी होगा, फिर आप अच्छे से करा के दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, बेफिक्र रहिए। चलिए ओके, बाय।